साल था 1975। 15 साल का एक मिडिल क्लास लड़का अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता है। उसके पिताजी एक इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं। अक्सर उनके घर में स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई बातें हुआ करती थी, इसलिए उसे स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। उसके अंदर धीरे धीरे ट्रेडिंग का पैशन डेवलपमेंट होने लगता है। महज 15 साल की उम्र में वह न्यूज़पेपर में से स्टॉक से जुड़ी हुई खबरें पढ़ना शुरू कर देता है और उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि उसकी किस्मत को सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की स्याही से लिखा जाएगा। पर ये इतना आसान नहीं होता है, खासकर एक मिडिल क्लास फैमिली में। जब भी वह अपने पिताजी से बात करता ट्रेडिंग के बारे में तो उसे डांट कर पढ़ने के लिए बिठा दिया जाता। ऐसे ही वक्त बीतता गया और अब उसने कॉलेज की डिग्री भी कर लेता है और वह अपने पिताजी से बात करता है ट्रेडिंग के बारे में। तो उसके पिताजी उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि किसी दोस्त या रिश्तेदारों से पैसे उधार मत लेना और जो तुम्हारे मन में आए वो तुम करो, पर अपने पैसों से। इधर उसकी माँ भी उसे समझाती है कि तुम इस काम को छोड़ दो वरना तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। उसे ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि घर वाले तो उसका कोई साथ नहीं देने वाला, इसलिए उसने धीरे धीरे सेविंग करना स्टार्ट कर देता है और कुछ हेल्प उसका बड़ा भाई भी करता है। ऐसे करते करते उसने 5,000 रुपये जमा किए, उनसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट की। धीरे धीरे वह इस ट्रेडिंग को समझता गया और छोटे बड़े प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर साल आता है 1986 में टाटा टी के 5,000 शेयर्स लेता है। वह सिर्फ 3 महीने में शेयर्स की कीमत 143 रुपये हो जाती है और ये लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मान जाता है। फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 1986 से 1989 के बीच में करीब 50 लाख का प्रॉफिट किया और आज उनकी नेटवर्थ 47,000 करोड़ रुपए है और कोई नहीं, भारत के शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला। ऐसी लाखों स्टोरियां हैं जो हम रोज देखते हैं और सुनते हैं, उनसे इंस्पायर भी होते हैं। तो आइए आज स्टॉक मार्केट की डॉक्यूमेंट्री को बहुत आसान से समझते हैं। Stock markets across Europe and the US tumbled today. Bull run in the stock market is fired out. रिवॉल्यूशन की शुरुआत से ही फ्रांस में फाइनेंस और डेब्ट मैनेजमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। उसी के साथ इनफॉर्मल बैंक्स भी सेटअप किए जा चुके थे जो एग्रीकल्चर के लिए लोन दिया करती थी। इन लोन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो इन डेब्ट्स को मैनेज करने के लिए बैंक्स के ही हाफ कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो बाइंग और सेलिंग को मैनेज किया करते थे। इन लोगों को फ्रेंच द कोर्टियस द चेंज कहकर बुलाया जाता था, जिसका मतलब हुआ फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर या मनी ब्रोकर। इस तरह ब्रोकर्स के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। 16वीं शताब्दी के दौरान डच स्पेनिश एम्पायर के अंदर आता था। इसी तरह 1581 में डच खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। इंडिपेंडेंस के बाद डच की पूरी इकोनॉमी पोर्टुगीज से लाई गई एशियन और अफ्रीकन स्पाइसेज को सेल करने पर डिपेंड होती है। और धीरे धीरे स्पेनिश एम्पायर का कंट्रोल पोर्टुगीज की टेरिटरी पर बढ़ने लगता है, जिसके कारण अब डच को सेल करने में दिक्कत होती है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए डच मर्चेंट्स एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री का डायरेक्ट रूट ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें पोर्टुगीज पर डिपेंड ना होना पड़े। लेकिन समुद्र में एक नया रास्ता ढूंढना कोई आसान काम नहीं होता है। जब भी वह लोग रूट ढूंढने के लिए निकलते तो उनके हर 10 में से एक शिप कभी वापस लौट कर नहीं आ पाती, समुद्र में कहीं खो जाती। पर किसी तरह डच लोग फाइनली एक नया रूट खोज निकालते हैं। अब यह रूट खोजना काफी कॉस्टली प्रोसेसर था और साथ में ही यह लोग स्पेनिश एम्पायर के साथ वॉर भी कर रहे थे। तो मर्चेंट सभी मिलकर एक कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को और भी ज्यादा फंड की जरूरत थी। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि लोकल लोगों से पैसा लिया जाए और बदले में होने वाले प्रॉफिट्स का शेयर कर दिया जाए। इनका यह प्लान काफी सक्सेसफुल रहता है और यह लगभग 6 मिलियन गिल्ड्स कलेक्ट करने में सक्सेसफुल रहते हैं और जो आज के 110 मिलियन डॉलर के बराबर है। इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी जाती है, जिसे आज हम दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट रूप में जानते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पब्लिकली ट्रेड किए जाने वाले पहली कंपनी बन जाती है। मॉडल से इंस्पायर
इंस्पायर होकर दुनिया में और भी बहुत सारी कंट्रीज फंडिंग कलेक्ट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कर चुकी है। इंडिया में इसकी शुरुआत ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वेंचर्स के लिए बॉन्ड्स और शेयर्स इशू करके की थी। आगे चलकर साल 1875 में 22 ब्रोकर के ग्रुप ने मिलकर एशिया की फर्स्ट स्टॉक की नींव रखी थी, द बॉम्बे स्टॉक। आज हम शॉर्ट में BSE भी बोलते हैं। शुरुआत में इसे द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से भी जान जाता था और फिर वक्त के साथ इंडिया में और भी स्टेट रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का सेटअप होना शुरू हो जाता है। साल 1988 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया जाता है, जिसे हम सेबी भी कहते हैं। इसी के साथ साल 1993 में स्टॉक एक्सचेंज को स्टेब्लिशमेंट की जाती है, जिसे NSE भी कहा जाता है। हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का 6th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जान जाता है। वही NSE 7th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। पर ये तो हमें समझ में आ गया कि आखिर ये स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। क्वेश्चन ये है कि आखिर ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। आज हजारों कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, करोड़ों लोग अपने मन पसंद के में शेयर ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। लगभग 1,20,000 रुपए आपको FNO में खोते हुए देखे। ज्यादातर उसमें ऑप्शन ट्रेडर्स ने पैसा खोया है। So what is happening is because of option trading, you're seeing wealth flow from the masses to select few. एक ही दिन में कितना बड़ा स्ट्राइक प्राइस मूवमेंट हो रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? मतलब आगे क्या ऑप्शन ट्रेडिंग पर अप्रोच थोड़ी बदलनी पड़ सकती है?